हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलूम एकेडमी। तो आज हम अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आखिरी पार्ट ख़त्म करने वाले हैं। वायरस, वायरॉइड, प्रायम्स को एनसीईआरटी रीडिंग के साथ हम उसे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट इसके बाद मैं प्लांट किंगडम स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर है, जिससे नीट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फंसते हैं। तो चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इस चैप्टर को भी मैंने बहुत अच्छे से, जितना मुझसे हो पाया उतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश की है। एनसीईआरटी रीडिंग के साथ एक एक लाइन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके पास मेरी कोई भी चैनल की नोटिफिकेशन मिस नहीं होनी चाहिए। आज हम वायरस, वायरॉइड, प्रायम्स को एनसीईआरटी रीड करने के बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैं ये बताऊंगी आपको कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद कल हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद मैं प्लांट किंगडम परसों से स्टार्ट करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे इस सेशन पे। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनके लिए भी इक्वली हेल्पफुल हो मेरा ये लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस वायरॉइड, प्रायम्स एंड लाइकेंस, ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसे हम एनसीईआरटी से रीड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, in the five kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like virus, viroids and prions. तो कह रहा है कि जो हमारा विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो विटेकर आर.एच. विटेकर ने 1969 में दिया था, उसमें लाइकेंस और कुछ असेलुलर ऑर्गेनिज्म, असेलुलर मतलब जिसमें सेल नहीं होता, ठीक है, जिसमें सेलुलर नहीं है, सेलुलर लेवल नहीं है, सेल नहीं है, ठीक है, असेलुलर या नॉन सेलुलर बोल सकते हो। तो कुछ असेलुलर ऑर्गेनिज्म या नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरॉइड एंड प्रायन्स, उनको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ओके, दिस आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर, तो उनको यहाँ पे ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया गया है। देखो उनके बारे में अब क्या कहा गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में तो नहीं मेंशन किया है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है इसको। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि उसके बारे में क्या कहा गया। ओके, all of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effects virus can have on us, even if you do not associate it with our condition. मतलब सभी कभी ना कभी इल इफेक्ट्स मतलब बीमारी के इफेक्ट से सफ़र किए होंगे। कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसे बीमारी के इफेक्ट, इल इफेक्ट से, कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसे इल इफेक्ट से कभी ना कभी सभी सफ़र किए होंगे, है ना। सभी को कभी ना कभी कॉमन कोल्ड या फ्लू हुआ होगा। व्हाट इफेक्ट्स वायरस कैन हैव ऑन अस, तो इसमें वायरस का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। वायरस मतलब कॉमन कोल्ड और फ्लू क्या है, वायरल डिसीज है, वायरस की वजह से होता है। जब हमारी बॉडी में वायरस अटैक करता है तब ये डिजीज होता है। तो हमारे अंदर वायरस का क्या इफेक्ट होता है, इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विथ आवर कंडीशन, ठीक है, हमारे ऊपर वायरस का क्या इफेक्ट पड़ता है, इतना यहाँ पे बोला गया। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसीडर्ड ट्रू लिविंग। देखो ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। तो वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन, ऊपर भी यही कहा गया था कि आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, वायरस का कोई मेंशन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वायरस को क्लासिफिकेशन में जगह ही नहीं दी गई है। क्यों नहीं जगह दी गई है? दे आर नॉट कंसीडर्ड ट्रू लिविंग, इनको ट्रू लिविंग कंसीडर ही नहीं किया जाता। मतलब वायरस सच में लिविंग होते हैं ऐसा लोग इन्हें मानते ही नहीं है। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म डेट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, अगर हम ये मानते हैं कि लिविंग ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल स्ट्रक्चर होता है, मतलब हम क्या कहते हैं, लिविंग कौन होता है, जिसमें सेल होता है। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग, है ना, लाइफ, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हम ऐसा कहते हैं। तो जो लिविंग होता है उनके पास सेल होता है। तो अगर हम ये मानते हैं कि जो लिविंग होता है उनके पास सेल होता है, तो वायरस को हम इसीलिए ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म हम नहीं कंसिडर करते, क्योंकि वायरस के पास सेल नहीं होता है, असेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। वायरस जो होता है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें सेल नहीं होते हैं, जो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखता है, हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनर्ट क्रिस्टलाइन, ठीक है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है लिविंग सेल के बाहर, आउटसाइड द लिविंग सेल। लिविंग सेल के बाहर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वायरस के पास, सेल नहीं होता। लिविंग सेल के बाहर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। मतलब अगर लिविंग सेल के अंदर है वायरस तो वो तो लिविंग कहलाता है, ठीक है, लेकिन अगर लिविंग सेल के बाहर है तो वो नॉन लिविंग कहलाता है, ठीक है, नॉन लिविंग कहलाता है। तो इसीलिए जब वो लिविंग सेल के बाहर होता है तो उसमें इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना। ओके,
ओके तो नेक्स्ट कह रहा है कि वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, अगर वायरस एक बार किसी सेल को इन्फेक्ट कर देता है, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स किलिंग द होस्ट। मतलब अगर एक बार वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट कर दे रहा है तो उसके बाद वो क्या करता है, मतलब उसके बाद वो क्या करता है, जिस भी होस्ट सेल को वो इन्फेक्ट किया है, जिस भी होस्ट सेल पे वो अटैक किया है, उस होस्ट सेल की सारे मशीनरी को, सारे कंट्रोल को वो अपने ऊपर ले लेता है। ठीक है, वो अपने ऊपर ले लेता है सारे कंट्रोल को और फिर अपने आप को रेप्लिकेट करता है होस्ट को मार के। होस्ट को धीरे धीरे मार कर वो खुद को रेप्लिकेट करता रहता है, होस्ट के सेल को धीरे धीरे मारता है एक एक करके और अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो अगर एक बार वायरस किसी को इन्फेक्ट कर चुका है तो उसका होस्ट सेल का सारा मशीनरी, सारा कंट्रोल वो अपने ऊपर ले लेगा और फिर धीरे धीरे होस्ट के सेल को मार के वो रेप्लिकेट करेगा, खुद को अपना नंबर बढ़ाएगा। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? तुम वायरस को लिविंग बोलोगे या नॉन लिविंग बोलोगे? देखो सिंपल सा आंसर है, अगर वायरस होस्ट सेल के अंदर है तो वो लिविंग है क्योंकि वो खुद को रेप्लिकेट कर पा रहा है। लेकिन अगर वायरस अगर लिविंग सेल के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, नॉन सेलुलर है। क्यों? क्योंकि वो उसके वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर वो लिविंग के बाहर है तो वो कुछ भी नहीं है, वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह है, बस उसमें इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है बस, और कुछ नहीं, उसमें कोई सेल नहीं होता। ओके, वायरस मीन्स वेनॉम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का क्या मतलब होता है? वेनॉम या पॉइजनस फ्लूइड। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। वायरस का मतलब होता है वेनॉम या पॉइजनस फ्लूइड। ओके, डिमिट्री लेविन्स्की ने 1892 में, देखो ईयर और नाम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। डिमिट्री लेविन्स्की ने 1892 में रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ाइक डिसीज ऑफ टोबैको। दिस वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। मतलब डिमिट्री इवांस्की ने 1892 में क्या देखा कि कुछ ऐसे कैजुअल ऑर्गेनिजम्स है, कुछ ऐसे माइक्रोब्स है, कुछ ऐसे माइक्रोब्स है, छोटे छोटे माइक्रोब्स है टोबैको के मोज़ाइक डिसीज में। टोबैको में जो मोज़ाइक डिसीज होता है उस पर कुछ माइक्रोब्स है जो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। कुछ ऐसे माइक्रोब्स है टोबैको के मोज़ाइक डिसीज में जो बैक्टीरिया से भी छोटे, मतलब बैक्टीरिया तो होता ही इतना छोटा, मतलब नेकेड आई से तो ऐसे भी नहीं दिखेगा बैक्टीरिया, नेकेड आई से तो नहीं दिखने वाला बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, उससे भी छोटा कोई माइक्रोब्स डिमिट्री इवांस्की को मिला। ठीक है, बैक्टीरिया से भी छोटा कोई माइक्रोब डिमिट्री इवांस्की को मिला। किसमें मिला? टोबैको के मोज़ाइक डिसीज में मिला। ओके, अब वो उन्हें ये कैसे पता चला कि बैक्टीरिया से भी छोटा है वो माइक्रोब? क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जा रहा था। ठीक है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से वो पास हो जा रहा था वो माइक्रोब, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से, इसलिए वो बोल सके कि ये जो टोबैको के मोज़ाइक डिसीज में जो माइक्रोब्स है वो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। ओके, M.W. Bijernik 1898 में डेमोन्स्ट्रेट दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus and called the fluid as Contagium vivum fluidum, infectious living fluid। ठीक है, उसके बाद M.W. बिजर्निक ने 1898 में, ठीक है 1898 में बिजर्निक ने डेमोन्स्ट्रेट किया, ये बताया कि दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको का जो इन्फेक्टेड प्लांट है, मतलब टोबैको में जो मोज़ाइक डिसीज हो रहा है वो उसकी वजह से क्या हुआ, टोबैको में मोज़ाइक डिसीज हो रहा है मतलब क्या हुआ, वो प्लांट इन्फेक्टेड हुआ, टोबैको का वो पूरा पौधा इन्फेक्टेड हुआ ना। तो टोबैको का जो पूरा पौधा इन्फेक्टेड हो रहा है, टोबैको का जो इन्फेक्टेड प्लांट का अगर हम एक्सट्रैक्ट ले लें, उसका कुछ अंश अगर हम ले लें एक्सट्रैक्ट करके, कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। तो अगर हम टोबैको का कुछ इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट ले लें और उसको हम हेल्दी प्लांट से इंटरेक्ट करा दें तो उससे क्या होगा, वो टोबैको का इन्फेक्टेड प्लांट एक हेल्दी प्लांट को इन्फेक्शन फैला सकता है। ठीक है, टोबैको का इन्फेक्टेड प्लांट किसी एक हेल्दी प्लांट को इन्फेक्शन फैला सकता है। ठीक है, तो उन्होंने इस डेमोन्स्ट्रेशन से बताया कि ये जो नया पैथोजन है जिसके बारे में सिर्फ डिमिट्री ने कहा था कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, बिजर्निक ने उस बैक्टीरिया से भी छोटे वाले माइक्रोब्स का पैथोजन का नामकरण कर दिया। क्या नाम दिया? वायरस। और वायरस तुम्हें पता होता है कि वायरस जो है वो वायरल है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो दूसरे हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है अगर उसमें वायरल डिजीज हुआ है तो। उसी तरह डिमिट्री ने सिर्फ इतना बताया था कि टोबैको मोज़ाइक डिसीज में बैक्टीरिया से भी छोटे कुछ माइक्रोब है, वो ये नहीं बताई कि वो माइक्रोब कौन है। ठीक है, बस इतना बताई कि वो माइक्रोब बैक्टीरिया से छोटे हैं। बिजर्निक ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि अगर हम टोबैको का इन्फेक्टेड प्लांट को किसी हेल्दी प्लांट के पास लेके जाए तो वो इन्फेक्टेड प्लांट उस हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर देगा। तो इसीलिए उस नए पैथोजन का नाम क्या रखा उसने, जो बैक्टीरिया से भी छोटे थे, वायरस नाम रखा। और उस फ्लूइड को क्या कहा? कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम कहा। बिजर्निक ने उस फ्लूइड को क्या कहा? कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम कहा। मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड मतलब इन्फेक्शन फैलाने वाला लिविंग फ्लूइड है कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम का मतलब। ओके, उसके बाद स्टैनली ने, WM स्टैनली 1935 में स्टैनली ने क्या कहा? शो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। स्टैनली ने 1935 में कहा कि वायरस जो होता है वायरस क्रिस्टलाइज्ड होता है।
ठीक है। वायरस क्या होता है, क्रिस्टलाइज्ड होता है और उसके क्रिस्टल्स में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। उसके क्रिस्टल में क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। वायरस क्रिस्टलाइज्ड होता है और क्रिस्टल में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो ये 3 नाम, 3 डेट्स तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। 1892 में डिमरीती ने कहा कि बैक्टीरिया से भी छोटे एक माइक्रोब्स है टोबैको मोजाइक डिसीज प्लांट में। फिर 1898 में बिजर्निक ने क्या कहा कि ये इन्फेक्टेड प्लांट हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, इसका नाम जो है, इस पैथोजन का नाम क्या है, वायरस। और फ्लूइड को क्या कहा, कॉन्टेजियम विवम फ्लूइड। उसके बाद स्टैनली ने 1935 में कहा कि वायरस क्रिस्टलाइज्ड होता है और उसके क्रिस्टल में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। तो ये सब कुछ तुम्हें याद करना है, ठीक है। ये सारे डेट, सारे नाम, तुम्हें स्टेटमेंट याद होने चाहिए। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरस और ऑब्लिगेट पैरासाइट। मतलब क्या बोल रहा है कि वायरस क्रिस्टलाइज्ड होता है, उसके क्रिस्टल में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। तो वायरस जो होता है जब बाहर होता है, होस्ट सेल के बाहर होता है, तो वो इनर्ट होता है। बाहर होता है तो कैसा होता है, इनर्ट होता है, ठीक है। अब वायरस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट याद रखना, वायरस कैसा पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ओके ओके, नेक्स्ट रीड करते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी इधर आरएनए और डीएनए। मतलब प्रोटीन के साथ साथ, मतलब वायरस में प्रोटीन होता है, ये पता चल गया कि उसके, वो वायरस क्रिस्टलाइज्ड होता है, उसके क्रिस्टल में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। तो वायरस में प्रोटीन होता है, ये हमें पता है। ओके, वायरस में प्रोटीन के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल भी होता है। वायरस में प्रोटीन के साथ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल भी होता है। वो या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए। देखो इधर आरएनए और डीएनए, मतलब या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। प्रोटीन तो होगा ही, प्रोटीन तो होगा ही, डेफिनेटली होगा, पर या तो आरएनए होगा जेनेटिक मटेरियल में या तो डीएनए होगा, दोनों नहीं होगा। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, दोनों कभी एक साथ नहीं होगा वायरस में, या तो आरएनए या तो डीएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वायरस इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरस तो क्या हो गया, वायरस क्या हो गया, न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया, न्यूक्लियस प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया। और जेनेटिक मटेरियल उसका क्या है, इन्फेक्शियस है। वायरस इन्फेक्शन कैसे फैलाता है, क्योंकि उसमें जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल है तभी तो इन्फेक्शन फैलाता है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस है। ओके, in general, virus that infect plant have single stranded RNA and virus that infect animals have either single or double stranded RNA or double stranded DNA। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर वायरस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, अगर वायरस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, अगर कोई वायरस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसमें क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। लेकिन अगर वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसमें या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। सिंगल और डबल दोनों आरएनए हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे। या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तो होता नहीं है। तो एनिमल्स को अगर वायरस इन्फेक्ट कर रहा है तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, ठीक है। और प्लांट में सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा इन्फेक्शन के लिए। ओके, ये क्लियर होना चाहिए। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। अब देखो जो बैक्टीरियल वायरस होते हैं यानी बैक्टीरियोफेज, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियल वायरस, जो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ओके, तो बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज में यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। ओके, द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। अब जो प्रोटीन कोड होता है वायरस में, जो प्रोटीन कोड होता है, उसका क्रिस्टल में जो प्रोटीन कोड होता है, उस प्रोटीन कोड को हम कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। प्रोटीन कोड को क्या बोलते हैं, कैप्सिड। मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर्स। और वो कैप्सिड बहुत छोटे सब यूनिट से बनता है, उसको कैप्सोमर्स बोलते हैं। ओके, जो किसको प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करता है। दिस कैप्सोमर्स अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। और ये जो कैप्सोमर्स है, वो कैसे अरेंज होगा, हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में। हेलिकली अरेंज हो सकता है या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज हो सकता है। ओके, वायरस कौन कौन से डिजीज करते हैं, तो मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, ये कुछ डिजीज वो करते हैं। और भी बहुत सारे डिजीज होते हैं वायरल, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, ये वायरल डिजीज। ओके, एड्स भी वायरल डिजीज है, ह्यूमंस में वायरस की वजह से होता है, HIV वायरस की वजह से होता है एड्स। ओके, इन प्लांट द सिम्टम कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग, ठीक है। तो प्लांट्स में जो सिम्टम्स होते हैं, अगर प्लांट में कोई वायरस इन्फेक्ट कर दिया तो प्लांट में कौन से सिम्टम दिखेंगे, मोजाइक फॉर्मेशन होगा, जैसे टोबैको प्लांट में दिख रहा था मोजाइक डिसीज, मोजाइक फॉर्मेशन होगा, लीफ का रोल हो जाना, लीफ का कर्ल हो जाना, येलो पड़ जाना, ये सब क्या है, ये सब सिम्टम्स है इन्फेक्शन का। ओके, तो प्लांट में अगर वायरस इन्फेक्ट करेगा तो कुछ ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे उसमें, ठीक है। या तो मोजाइक फॉर्मेशन होगा, या तो लीफ रोल हो जाएगा इस तरह से, या तो कर्ल हो जाएगा इस तरह से, येलो पड़ जाएगा, या फिर वेन क्लियर, वेन उसका जो बीच में वेन होता है वो वेन क्लियर हो जाएगा, वेन नहीं दिखेगा। ड्वार्फिंग मतलब छोटा ग्रोथ होगा, या तो स्टंटेड ग्रोथ मतलब लीफ का साइज जो होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ठीक है, प्लांट का साइज ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ड्वार्फ हो, स्टंटेड ग्रोथ होगा। ओके, अब हम वायरस के मतलब वायरस तो हम पढ़ चुके हैं, वायरस क्या होता है नहीं होता है उसके बारे में हम समझ चुके हैं। वायरॉइड्स और प्राइम्स के बारे में हम देखते हैं।
तो वायरॉइड्स को जो 1971 में डायनर ने डिस्कवर किया था, 1971 में डायनर ने डिस्कवर किया था, 1971 में डायनर ने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था, अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। अब देखो बैक्टीरिया से छोटा वायरस होता है, ये डिमरीती ने बताया था। वायरस का नामकरण बिजर्निक ने दिया था। वायरस में प्रोटीन होता है क्रिस्टलाइज्ड, वो स्टैनली ने बताया था। अब वायरस से भी छोटा कुछ होता है वायरॉइड, वायरस से भी छोटा वायरॉइड होता है, ये किसने बताया? ये डायनर ने बताया 1971 में। ठीक है, वायरस से भी छोटे होते हैं, स्मॉलर देन वायरस। वायरॉइड जो होता है वायरस से भी छोटे होते हैं। ये क्या करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज करता है। नाम याद रखना है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज करता है। इसमें फ्री आरएनए होता है। ठीक है, फ्री आरएनए होता है। आरएनए होता है, फ्री होता है, इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता। देखो वायरस में प्रोटीन होना जरूरी है, पर वायरॉइड में प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, वायरॉइड्स में प्रोटीन नहीं होता, फ्री आरएनए होता है। और इसमें आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। अब वायरॉइड में जो फ्री आरएनए होता है, फ्री आरएनए फ्री होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा याद रखना। तो वायरॉइड में क्या क्या पॉइंट याद रखना है? वायरॉइड वायरस से छोटा होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज करता है, ओके, फ्री आरएनए होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है। बस इतना याद रखना है, ओके, वायरॉइड के बारे में। प्रायम्स में क्या याद रखना है? मॉडर्न मेडिसिन में इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज है। इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज है जो ट्रांसमिट होता है एक एजेंट से, एजेंट से ट्रांसमिट होता है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन एजेंट है। एजेंट जो है, एजेंट में एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मल मतलब कोई नॉर्मल तरीके से नहीं, पूरी एबनॉर्मली तरीके से फोल्डेड प्रोटीन है, प्रोटीन फोल्ड हुआ है। ठीक है, और ये एजेंट जो होता है वायरस के जैसा ही सिमिलर है। ये एजेंट एक्चुअली में प्रायन्स ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एजेंट्स वे कॉल्ड प्रायन्स। तो प्रायन्स जो होते हैं, प्रायन्स में एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। प्रायन्स में देखो इसे याद रखना, पी फॉर प्रायन्स, पी फॉर प्रोटीन। प्रायन्स में प्रोटीन होगा, वायरॉइड में प्रोटीन नहीं होगा। ओके, प्रायन्स में एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है जो वायरस के सिमिलर साइज का होता है। वायरस से छोटा वायरॉइड और वायरस के सिमिलर साइज का प्रायन्स। ठीक है, प्रायन्स में प्रोटीन होगा, वायरस के सिमिलर साइज का होगा, प्रायन्स होगा। और प्रायन्स से जो डिसीज होता है वो बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी डिसीज होता है, बीएसई। ठीक है, बीएसई डिसीज याद रखना है, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी डिसीज होता है। इसको कॉमनली हम कैटल में मैड काउ डिसीज बोलते हैं। और इसका एनालॉगस वेरिएंट है क्रूसफेल्ड जैकोब डिसीज, सीजेडी इन ह्यूमंस। ओके, प्रायन से बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी बीएससी डिसीज होता है, जिसको कॉमनली मैड काउ डिसीज कैटल में बोलते हैं। और एनालॉगस वेरिएंट जो है इसका क्रूसफेल्ड जैकोब डिसीज, सीजेडी ह्यूमंस में होता है। ओके, ये डिजीज याद रखना है। अब हम नेक्स्ट लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो लाइकेंस जो है मैंने पहले भी बताया था फंगी में कि लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप, मतलब दो पार्टनर होंगे और दोनों एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से हेल्प करेंगे। ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअल रिलेशनशिप बोल सकते हो। तो ये लाइकेंस जो रिलेशनशिप है ये एल्गे और फंगी के बीच होता है, लाइकेंस वाला। तो एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायंड बोलते हैं, एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायंड बोलेंगे, फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबायंड बोलेंगे। ठीक है, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। एल्गल कंपोनेंट जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। देखो ए फॉर एल्गल, ए फॉर ऑटोट्रॉफिक। एल्गी ऑटोट्रॉफिक होगा, ठीक है, अपना खाना खुद बनाएगा। और फंगी जो होगा वो हेटेरोट्रॉफिक है, दूसरे पे डिपेंड होगा। दूसरे पे क्या मतलब एल्गी पे, ये दोनों साथ में तो एल्गी पे डिपेंड होगा खाने के लिए। फंगी कंपोनेंट एल्गी पे डिपेंड होगा खाने के लिए, एल्गी अपना खाना खुद बनाएगा। ओके, एल्गे प्रिपेयर फूड फॉर फंगी। एल्गे जो है, अब देखो इसका म्यूचुअल रिलेशनशिप देखो, ये दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं। देखो एल्गे एल्गे खाना बनाएगा फंगी के लिए, जैसे घर में वाइफ अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती है जनरली। ठीक है, एल्गे अपने फंगी के लिए खाना बनाएगा अपने पार्टनर के लिए। और फंगी क्या करेगा? शेल्टर देगा, मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व करेगा, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स और वाटर ऑब्जॉर्व करेगा अपने पार्टनर के लिए। ओके, तो ये बिल्कुल तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो, अपने घर में मम्मी पापा को देख के इमेजिन कर सकते हो कि मम्मी क्या करती है। मम्मी हर वक्त पापा के लिए तीनों टाइम खाना बनाती है, तो वो हो गई एल्गी। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक हो गई, फाइकोबायंड हम उसको बोल सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक हो गई, अपना खाना खुद बनाएगी एल्गी, अपना खाना खुद बनाएगी एल्गी, अपने लिए भी बनाएगी, और फंगी अपने पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए भी बनाएगी। और तुम अपने पापा को देख कर ये बोल सकते हो कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारी मम्मी को एक शेल्टर देते हैं, एक प्रोटेक्शन देते हैं, सेफ्टी देते हैं, खाने का सामान ला के देते हैं, राशन पानी ला के देते हैं, है ना। तो सर्वाइवल के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है, खाना कपड़ा मकान, वो सब तुम्हारे पापा देते हैं, है ना। तो तुम अपने पापा को ये समझ सकते हो कि वो फंगी है, माइकोबायंड। ठीक है, तो फंगी क्या करेगा? शेल्टर देगा रहने की जगह, खाना पानी ला के देगा। ओके, तो तुम इस तरह के म्यूचुअल रिलेशनशिप को तुम कह सकते हो कि ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसको लाइकेंस बोलते हैं। ओके, ओके, तो so close in their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that had two different organisms within them.
तो इन दोनों एल्गी और फंगी के बीच इतना ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन होता है कि अगर तुम्हें कहीं लाइकेन दिख गया नेचर में, अगर तुम्हें नेचर में कभी लाइकेन दिख गया तो तुम कभी इमेजिन नहीं कर पाओगे कि इसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। लाइकेन के अंदर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, ये तुम कभी उसे देखकर इमेजिन नहीं कर सकते, इतना क्लोज एसोसिएशन होता है। लाइकेन जो होते हैं वो वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। लाइकेन जहाँ भी होगा तुम समझ जाना कि वो जगह बहुत मतलब बहुत शुद्ध है, पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये कभी भी पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो ही नहीं करते। लाइकेंस कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करेगा। लाइकेंस हमेशा साफ सुथरी जगह पे ग्रो करेगा, और जहाँ तुम्हें लाइकेंस दिख गया वहाँ समझ जाना कि वो जगह बहुत साफ है। तो देखो मैंने पूरा चैप्टर ये कंप्लीट करा दिया। तुम चाहो तो इसका समरी रीड कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने पूरा जितना हो सका मैंने उतने अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अलग अलग एग्जाम्पल दे के साथ। अब मैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तुम लोगों से। तुम लोग प्रैक्टिस करो मेरे साथ। उसके बाद कल इसका PYQ सेशन होगा लास्ट 10 ईयर्स का, उसे बिल्कुल अटेंड करना, बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल अटेंड करना उसे, क्योंकि इससे तुम्हारा ग्रोथ, उससे एनालाइज कर पाओगे तुम कितना चैप्टर तुम्हें समझ में आया है, कितना तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस, कितना तुम क्वेश्चन बना पा रहे हो खुद से। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि हर टेस्ट को अपने आप को एनालाइज करना है, एक एरर नोटबुक बनाना है। तुम मेरी वो वाली वीडियोस आके जरूर देखना कि अपने टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, वो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अब मैं इसका तुम्हें इंपॉर्टेंट PYQs क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ओके तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायरस आर कंसिडर लिविंग व्हेन दे, मतलब वायरस को कब लिविंग कंसिडर किया जाता है? जब वो होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं खुद को। जब होस्ट सेल के अंदर कोई वायरस रहता है तभी हम उसको लिविंग कंसिडर करते हैं। ओके, जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, पर डबल स्टैंडर्ड होता है। हाँ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। एनसीईआरटी की लाइन है। विच फॉलोइंग इज असेलुलर? असेलुलर वायरस होता है, ठीक है। प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड, और उसके सब यूनिट को कैप्सोमर्स बोलेंगे, ठीक है। वायरस फर्स्ट क्रिस्टलाइज बाय स्टैनली ने फर्स्ट क्रिस्टलाइज कहा था। टीएमवी में क्या होता है? आरएनए होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस में क्या होता है? आरएनए होता है, ठीक है। वायरॉइड किसने डिस्कवर किया? डायनर ने। वायरॉइड कैसे वायरस से डिफर है? वायरॉइड वायरस से कैसे डिफर है? क्योंकि वायरस से भी छोटा होता है वायरॉइड। वायरॉइड देखो, फर्स्ट चीज़ जो वायरस से अलग है क्यों, वायरॉइड वायरस से भी छोटा होता है। दूसरा, वायरॉइड में प्रोटीन कोट नहीं होता है, सिर्फ आरएनए होता है, फ्री आरएनए होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट के साथ, ठीक है। प्रायंस क्या कॉज करता है? मैड काउ डिसीज या BSE बोल सकते हैं, बोविन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको कैटल में कॉमनली मैड काउ डिसीज बोलते हैं, और ह्यूमन में CR जैकब डिसीज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। प्रायंस आर कंपोज्ड ऑफ, प्रायंस में क्या होता है? प्रोटीन्स होता है, आरएनए नहीं होता। लाइकेंस इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन नो, लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ, हाँ, लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, सॉरी। हाँ, एयर पॉल्यूशन का गुड इंडिकेटर होता है, क्योंकि जहाँ लाइकेंस ग्रो करते हैं वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता, तो एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। एल्गल पार्टनर को क्या बोलते हैं? फाइकोबायंड, ऑटोट्रॉफिक होता है। फंगल पार्टनर को माइकोबायंड बोलते हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। माइकोराइजा क्या करता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फंगी एंड हायर रूट्स, ठीक है। माइकोराइजा हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस एंड वाटर। माइकोराइजा क्या मदद करता है? वाटर से फास्फोरस का अब्जॉर्ब करता है, फास्फोरस और वाटर को अब्जॉर्ब करता है। ओके, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। रेट्रोवायरस क्या होता है? आरएनए जन्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम के साथ, ठीक है। HIV क्या है? HIV रेट्रोवायरस ही है। कॉमन कोल्ड भी रेट्रोवायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट, कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड वायरोन। कंप्लीट वायरस पार्टिकल वायरोन, वायरोन बोल के तो कुछ भी नहीं था। वायरोइड, कंप्लीट वायरस क्या होगा? कंप्लीट वायरस जो होगा, कंप्लीट वायरस वो होता है जिसमें प्रोटीन भी हो और जेनेटिक मटेरियल भी हो, या तो आरएनए या तो डीएनए। उस वैसे वायरस को हम कंप्लीट वायरस बोलते हैं, जैसे कि क्योंकि वायरॉइड जो है वो इनकम्प्लीट वायरस है, उसमें प्रोटीन नहीं है। प्रायन जो है वो भी इनकम्प्लीट वायरस है, उसमें आरएनए नहीं है, मतलब जेनेटिक मटेरियल नहीं है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है सिर्फ। तो ये वायरॉइड और प्रायंस दोनों ही इनकम्प्लीट वायरस है। तो कंप्लीट वायरस पार्टिकल जो होगा वायरियन होगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी होगा, जेनेटिक मटेरियल भी होगा इसका, ठीक है। डिसीज कॉज बाय प्रायन, क्रूजफेल्ड जैकब डिसीज, ह्यूमन में होता है। BSE जो होता है वो BSE होता है, बोविन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, उसको कॉमनली कैटल में मैड काउ डिसीज बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट प्लांट वायरस इज आरएनए। आरएनए वो भी सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा मोस्ट प्लांट वायरस में, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ओके, मोस्ट एनिमल वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए। अब डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा, ऑफकोर्स डीएनए जो होगा मोस्टली होगा डबल स्टैंडर्ड होगा, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। लाइकेंस आर फॉर्म बाय एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी।
वायरस कैन बी कल्चर ओनली लिविंग होस्ट सेल्स, वायरस को सिर्फ लिविंग होस्ट सेल्स में कल्चर कर सकते हैं। माइक्रोराइजा कॉमनली फॉर्म बाय ग्लोमस स्पीसीज, ग्लोमस जो होता है फंगी होता है जो माइक्रोराइजा बनाता है। रोल ऑफ फंगल कंपोनेंट, शेल्टर ऑब्जॉर्विंग मिनरल्स। एल्गल कंपोनेंट, फोटोसिंथेसिस करता है, खाना देता है फंगी को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द डोरमेंट इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ वायरस, वायरोइन, ये कंप्लीट वायरस पार्टिकल होता है वायरोइन, उसमें डोरमेंट इन्फेक्टिव स्टेज होता है, ठीक है। कॉमन माइक्रोराइजा एसोसिएशन इज फाउंड इन पाइनस। कॉमन माइक्रोराइजल एसोसिएशन, माइक्रोराइजल एसोसिएशन क्या होता है? फंगी प्लस हायर रूट्स, फंगी और रूट्स के एसोसिएशन को हम माइक्रोराइजल एसोसिएशन बोलते हैं, जो मेनली पाइनस में मिलता है, ठीक है। पाइनस में याद रखना। विच वन इज स्मॉलेस्ट? वायरॉइड सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है। प्रायन और वायरस सिमिलर साइज के होते हैं, वायरॉइड वायरस से छोटा होता है, वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है, ठीक है। तो वायरॉइड सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और क्वेश्चन है नहीं, ये 30 क्वेश्चंस थे, ठीक है। इससे 30 क्वेश्चंस नहीं मिले मुझे, 30 क्वेश्चंस मैंने बनाया। बाकी जो भी लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू है वो मैं कल सेशन लूँगी अलग से, पीवाईक्यू सेशन का लास्ट 10 ईयर्स का, वो सेशन बिल्कुल करना, आप लोग अटेंड करना और क्वेश्चन खुद से आंसर लगाने की कोशिश करना और अपने आंसर को एनालाइज ज़रूर करना टेस्ट देने के बाद, एक टेस्ट की तरह देना उस सेशन को। वो सेशन भले मेरा रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा पर उस सेशन को टेस्ट की तरह देना तुम लोग अपने तरीके से, अपने ऊपर ट्रस्ट करके तुम बिना किसी चीटिंग वटिंग के, बस सच्चाई से, बस ऑनेस्टली तुम टेस्ट देना अपने ऊपर, ठीक है। और उसको फिर एनालाइज करना। एनालाइज कैसे करना है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका है कि एनालाइज कैसे करना है अपने टेस्ट को, वो एरर नोटबुक कैसे मेंटेन करना है। उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लेना। और अगर आप लोग अभी तक मेरे सेशन में बने थे तो प्लीज़, अगर सेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो कर दो यार प्लीज़। इतनी मेहनत से मैं इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आती हूँ, इतने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आती हूँ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, प्लीज़ इतना तो सपोर्ट कर दो मुझे। तो एक लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। अगर कुछ भी क्वारीज हो, कोई भी डाउट हो, पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट में मुझे लिख के बताना कि क्या चाहिए, क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है मुझे अपने अंदर, सब कुछ तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं हर एक के कमेंट देखूंगी। ओके, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलना ताकि कल का नोटिफिकेशन ना चला जाए तुम्हारे हाथों से पीवाईक्यू सेशन का, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।